दोस्तों, कुछ रिश्ते टूटकर भी पूरी तरह नहीं टूटते। कागज पर लिखा हुआ तलाक दो नामों को अलग कर सकता है, लेकिन दो दिलों के बीच बहते हुए उस प्यार का क्या, जो सालों तक चुपचाप बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के जिंदा रहता है। आज की यह कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने सीने में एक ऐसा राज दफन कर रखा था, जिसे अगर उसकी पत्नी ने तलाक से पहले जान लिया होता तो शायद वह अदालत की सीढ़ियां कभी ना चढ़ती। और जिस दिन वह राज खुला, उस दिन आंसू सिर्फ एक औरत की आंखों से नहीं बहे, बल्कि सुनने वाले हर इंसान का दिल पिघल गया। दोस्तों, यह कहानी अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका आखिरी मोड़ आपकी आंखें नम कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। लखनऊ शहर की एक पुरानी शांत सी कॉलोनी, गोमती नगर के पास बसा हुआ शिवपुरम मोहल्ला। यहाँ की गलियों में सुबह सुबह मंदिरों की घंटियों की आवाज़ गूंजती थी, दूध वाले की साइकिल की घंटी बजती थी, और उन्हीं आवाज़ों के बीच एक घर ऐसा था जहाँ हर सुबह एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता था। एक 35 साल का आदमी, जिसका नाम था आदित्य, रसोई में खड़ा होकर एक छोटी सी बच्ची के लिए आलू के पराठे बना रहा होता था। उसकी शर्ट की बाहें कोहनियों तक मुड़ी होती, माथे पर हल्का पसीना होता, और गैस के पास ही एक छोटी सी कॉपी खुली रखी होती, जिसमें उसने अपनी बेटी की पसंद नापसंद लिख रखी थी। परी को पराठे में ज़्यादा घी पसंद है, परी को दही में चीनी चाहिए, परी को टिफ़िन में हर बुधवार कुछ मीठा चाहिए। दोस्तों, यह कॉपी कोई मामूली कॉपी नहीं थी। यह उस पिता की मोहब्बत का दस्तावेज थी, जिसने 2 साल पहले अपनी पत्नी को खोने के बाद कसम खाई थी कि उसकी बेटी को माँ की कमी का एहसास तक नहीं होने देगा। 6 साल की परी, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखें और 2 चोटियाँ जो आदित्य खुद बनाता था। शुरू शुरू में चोटियाँ टेढ़ी बनती थी, रबड़ बैंड ढीले रह जाते थे, और स्कूल में टीचर मुस्कुराकर ठीक कर देती थी। लेकिन अब 2 साल की मेहनत के बाद आदित्य की बनाई चोटियाँ इतनी सुंदर बनती थी कि पड़ोस की औरतें भी हैरान रह जाती थीं। वे आपस में कहती, देखो तो, आदमी होकर बेटी को ऐसे पालता है जैसे माँ भी ना पाल पाए। लेकिन दोस्तों, इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे जो कहानी थी वह इतनी आसान नहीं थी। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 8 साल पहले आदित्य और नंदिनी की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। नंदिनी कानपुर की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी, आत्मविश्वास से भरी हुई और सपनों से भरी आंखों वाली लड़की। आदित्य लखनऊ की एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था, सीधा सादा, कम बोलने वाला, लेकिन दिल का इतना साफ कि झूठ बोलना उसे आता ही नहीं था। शादी के शुरुआती 2 साल किसी खूबसूरत सपने की तरह बीते। छत पर बैठकर चाय पीना, बारिश में भीगकर पकोड़े खाना, हर छोटी बात पर घंटों हंसना, सब कुछ था उसके पास। फिर परी आई, और उसके आने के साथ ही जैसे घर में रोशनी दोगुनी हो गई। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तभी किस्मत अपनी परीक्षा की किताब खोल देती है। परी के जन्म के बाद आदित्य की कंपनी में मंदी आई, तनख्वाह आधी हो गई, घर के खर्चे बढ़ गए। नंदिनी चाहती थी कि वह भी नौकरी करे। वह पढ़ी लिखी थी, काबिल थी, लेकिन आदित्य की माँ, जो उन्हीं के साथ रहती थी, पुराने ख्यालों की थी। बहू का नौकरी करना उन्हें मंजूर नहीं था। घर में रोज़ छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगा, और आदित्य वह बीच में पिसता रहा। माँ का दिल भी नहीं दुखा सकता था, और पत्नी की उड़ान भी नहीं रोक सकता था। उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि वह चुप रहता था। और दोस्तों, कभी कभी चुप्पी झूठ से भी ज़्यादा गहरे घाव दे जाती है। नंदिनी को धीरे धीरे लगने लगा कि आदित्य उसके साथ नहीं है। उसे लगने लगा कि इस घर में उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, कोई आवाज़ नहीं। फिर एक दिन वह हुआ जिसने रिश्ते की नींव हिला दी। नंदिनी को उसकी पुरानी कंपनी से मुंबई में एक बड़ी नौकरी का ऑफ़र आया। वह खुशी से दौड़ती हुई आदित्य के पास आई थी, लेकिन उसी शाम
आदित्य की माँ की तबीयत बिगड़ गई और आदित्य ने थके हुए स्वर में बस इतना कहा, नंदिनी, अभी यह सब सोचने का समय नहीं है। बस यही एक वाक्य नंदिनी को लगा कि उसके सपनों को हमेशा की तरह फिर कुचल दिया गया। उस रात के बाद दोनों के बीच की दूरी बढ़ती गई, बातचीत कम होती गई, गलतफहमियां बढ़ती गई। रिश्तेदारों ने आग में घी डाला। किसी ने नंदिनी से कहा कि आदित्य उसकी कदर नहीं करता। किसी ने आदित्य से कहा कि नंदिनी को घर परिवार से ज़्यादा अपना करियर प्यारा है। और दोस्तों, जब दो लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं तो दुनिया उनके बीच बोलने लगती है। आखिरकार एक दिन नंदिनी ने तलाक के कागज आदित्य के सामने रख दिए। आदित्य ने उन कागजों को देखा, फिर नंदिनी की आंखों में देखा, शायद इस उम्मीद में कि वह कह दे कि यह सिर्फ गुस्सा है। लेकिन नंदिनी की आंखों में उस दिन सिर्फ थकान थी, टूटन थी। और आदित्य, उसने उस दिन भी वही किया जो हमेशा करता था। वह चुप रहा। उसने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। अदालत में जब बच्ची की परवरिश की बात आई तो नंदिनी ने भारी मन से कहा कि वह मुंबई जा रही है। नई नौकरी, नया शहर, अभी वह बच्ची को वह स्थिरता नहीं दे पाएगी जो उसे चाहिए। अदालत ने परी की जिम्मेदारी आदित्य को सौंप दी। जिस दिन नंदिनी घर छोड़कर जा रही थी उस दिन 4 साल की परी सो रही थी। नंदिनी ने उसके माथे को चूमा, अपनी शादी की अंगूठी उतारकर मेज पर रखी और दरवाजे से बाहर निकल गई। उसने पलट कर नहीं देखा क्योंकि उसे डर था कि अगर पलट गई तो कभी जा नहीं पाएगी। और दोस्तों, यहीं से शुरू हुई उस पिता की असली कहानी जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। तलाक के ठीक 3 हफ्ते बाद आदित्य को कानपुर से एक फ़ोन आया। नंदिनी के पिता यानी उसके पूर्व ससुर को दिल का गंभीर दौरा पड़ा था। ऑपरेशन जरूरी था और खर्च था पूरे 4 लाख रुपए। नंदिनी की नई नौकरी अभी शुरू ही हुई थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे। उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था। परिवार टूट रहा था। आदित्य को यह खबर नंदिनी से नहीं बल्कि कानपुर में रहने वाले अपने एक पुराने दोस्त से मिली। और दोस्तों, उस रात आदित्य ने वह किया जो शायद ही कोई करता। जिस औरत ने उसे छोड़ दिया था, जिसके जाने के बाद वह रातों को अकेला रोता था, उसी के पिता के लिए उसने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी निकाली। अपनी माँ के गहनों में से अपने हिस्से का सोना बेचा और अस्पताल जाकर बिना किसी को बताए पूरे 4 लाख रुपए जमा कर दिए। अस्पताल के काउंटर पर उसने सिर्फ एक शर्त रखी, मेरा नाम किसी को मत बताना, कह देना कि किसी पुराने शुभचिंतक ने भेजे हैं। नंदिनी के पिता का ऑपरेशन हुआ, जान बच गई। नंदिनी जिंदगी भर यही समझती रही कि पैसे उसके पिता के किसी पुराने दोस्त ने भेजे थे। उसे कभी पता ही नहीं चला कि जिस आदमी को वह पत्थर दिल समझकर छोड़ आई थी उसी ने उसके पिता की सांसें खरीदी थी, अपना सब कुछ बेचकर। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। आदित्य ने एक और काम शुरू किया था, ऐसा काम जो आगे चलकर इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। उसने एक पुराना फ़ोन लिया और उस दिन से हर रोज़, जी हाँ, हर एक दिन वह परी का एक छोटा सा वीडियो बनाता था। परी का पहली बार साइकिल चलाना, परी का पहला दांत टूटना, परी का स्कूल की प्रार्थना में गाना गाना, परी का बुखार में मम्मी मम्मी बड़बड़ाना। और हर वीडियो के आखिर में आदित्य धीरे से कैमरे की तरफ देखकर कहता, नंदिनी, आज तुम्हारी बेटी ने यह किया। तुम जहाँ भी हो, यह पल तुम्हारा भी है। मैं इसे संभाल कर रख रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है एक दिन तुम जरूर लौटोगी। माँ आखिर कब तक अपने कलेजे के टुकड़े से दूर रहेगी। 2 साल, 700 से ज़्यादा वीडियो, एक एक पल, एक एक याद, सब उस फ़ोन में कैद। यह था आदित्य का राज, एक ऐसा राज जिसके बारे में इस दुनिया में सिर्फ वही जानता था। उधर मुंबई में नंदिनी की ज़िंदगी बाहर से चमकदार और भीतर से खोखली होती जा रही थी। बड़ा ऑफिस, अच्छी तनख्वाह, अपना फ्लैट, सब कुछ था। लेकिन रात को जब वह अपने खाली फ्लैट में लौटती तो दीवारें उसे काटने को दौड़ती। ऑफिस में जब कोई सहकर्मी अपने बच्चे की तस्वीर दिखाता तो नंदिनी का कलेजा मुंह को आ जाता। परी के जन्मदिन पर वह हर साल एक केक खरीदती, अकेले मोमबत्ती जलाती
और फिर उस केक को बिना काटे फ्रिज में रख देती। वह रोती, तड़पती, कई बार फ़ोन उठाती, आदित्य का नंबर डायल करती और फिर काट देती। उसे लगता था कि जिस औरत ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया उसे अब किस मुंह से लौटने का हक है। लेकिन दोस्तों, माँ का दिल समंदर की तरह होता है। ऊपर से चाहे कितना भी शांत दिखे, भीतर तूफान उठते ही रहते हैं। और फिर आई वह रात जिसने नंदिनी के भीतर के सारे बांध तोड़ दिए। मुंबई में बारिश हो रही थी। नंदिनी ऑफिस से लौट रही थी। तभी उसने सड़क किनारे एक छोटी बच्ची को देखा, अपने पिता की उंगली पकड़े, बारिश में छपाक छपाक कूदती हुई। बच्ची की 2 चोटियाँ थीं, ठीक वैसी ही जैसी परी की होती थी। नंदिनी वहीं सड़क पर खड़ी रह गई। बारिश उसके चेहरे को भिगोती रही और आंसू बारिश में घुलते रहे। उस रात उसने फैसला कर लिया, बहुत हो गया, अब वह अपनी बेटी के पास जाएगी और इस बार वह खाली हाथ नहीं लौटेगी। वह परी को अपने साथ लेकर आएगी, हमेशा के लिए। अगले ही हफ्ते उसने लखनऊ की ट्रेन पकड़ ली। पूरी रात वह ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरे को देखती रही। उसके मन में सवालों का तूफान चल रहा था। क्या परी उसे पहचानेगी? क्या वह उससे नफरत करती होगी? क्या आदित्य ने उसके जहन में माँ के खिलाफ जहर भर दिया होगा? आखिर दुनिया में यही तो होता है, तलाक के बाद बच्चों को एक दूसरे के खिलाफ हथियार बना लिया जाता है। नंदिनी ने खुद को कठोर बना लिया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह अपनी बेटी को लेकर ही लौटेगी। ज़रूरत पड़ी तो अदालत भी जाएगी। आखिर वह माँ है और माँ से बड़ा हक किसका होता है। सुबह की पहली किरण के साथ ट्रेन लखनऊ पहुंची। स्टेशन से निकलकर नंदिनी ने ऑटो लिया और शिवपुरम का पता बताया। जैसे जैसे ऑटो पुराने मोहल्ले की तरफ बढ़ता गया, नंदिनी की धड़कनें तेज होती गई। वही चौराहा, वही हलवाई की दुकान जहाँ से आदित्य हर रविवार जलेबी लाता था, वही हनुमान मंदिर जहाँ उसने परी के जन्म के लिए मन्नत मांगी थी। हर मोड़ पर यादें दरवाजे खोले खड़ी थी। और फिर वह घर आ गया। नंदिनी ऑटो से उतरी तो उसके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। घर वैसा ही था, बल्कि पहले से ज़्यादा सुंदर। दरवाजे के बाहर गेंदे के फूलों के गमले, दीवार पर बच्चों के हाथों से बनी रंग बिरंगी तितलियाँ और गेट पर एक छोटी सी तख्ती जिस पर लिखा था परी का घर। नंदिनी की आंखें वहीं भर आई। उसने खुद को संभाला, अपने कठोर फैसले को याद किया और कांपती उंगली से घंटी बजा दी। कुछ पल बाद दरवाज़ा खुला। सामने आदित्य खड़ा था। 2 साल में उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ आ गई थी। कनपटी के पास कुछ बाल सफ़ेद हो गए थे। दोनों की नज़रें मिली और समय जैसे वहीं ठहर गया। आदित्य की आंखों में हैरानी थी, लेकिन नंदिनी ने ध्यान से देखा। वहाँ गुस्सा नहीं था, नफ़रत नहीं थी, वहाँ कुछ और था, कुछ ऐसा जो नंदिनी समझ नहीं पाई। जानते हैं वह क्या था दोस्तों? वह था इंतज़ार का अंत। 2 साल से आदित्य जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहा था, वह घड़ी उसके दरवाजे पर खड़ी थी। नंदिनी ने खुद को कठोर करते हुए कहा, आदित्य, मैं परी को लेने आई हूँ, मैं उसकी माँ हूँ और अब मैं उसे अपने साथ मुंबई ले जाऊँगी। मेरे पास अच्छी नौकरी है, अच्छा घर है, मैं उसे वह सब दे सकती हूँ जो शायद तुम नहीं दे सकते। अगर तुमने रोका तो मैं अदालत जाऊँगी। दोस्तों सोचिए, 2 साल तक जिस आदमी ने अकेले बच्ची को पाला, उसके सामने खड़े होकर कोई कहे कि तुम उसे कुछ नहीं दे सकते, तो क्या गुजरेगी उस पर? कोई और होता तो शायद चिल्ला पड़ता, दरवाज़ा बंद कर देता। लेकिन आदित्य वह कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से दरवाज़ा पूरा खोल दिया और शांत स्वर में सिर्फ इतना कहा, अंदर आ जाओ नंदिनी, बाहर धूप बहुत तेज है। नंदिनी को झटका लगा। वह लड़ाई की तैयारी करके आई थी और सामने वाला उसे छांव दे रहा था। वह धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल हुई और भीतर का दृश्य देखकर उसके कदम ठिठक गए। पूरा घर परी के रंग में रंगा था। दीवार पर परी की ड्राइंग्स फ्रेम करके लगी थी। एक कोने में उसकी नन्ही साइकिल खड़ी थी। शोकेस में गुड़ियों के साथ साथ स्कूल के 2 मेडल सजे थे और सबसे ऊपर सबसे सुंदर फ्रेम में एक तस्वीर लगी थी जिसे देखकर नंदिनी का दिल धक से रह गया। वह तस्वीर परी और आदित्य की नहीं थी, वह तस्वीर थी नंदिनी की, परी को गोद में लिए हुए।
उसके जन्म के दिन की। नंदिनी ने कांपती आवाज़ में पूछा, यह तस्वीर तुमने यहाँ क्यों लगा रखी है? आदित्य ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए सहज भाव से कहा, क्योंकि परी हर रात सोने से पहले अपनी मम्मी को गुड नाइट बोलती है। मैंने उससे कहा है कि उसकी मम्मी बहुत बड़े शहर में बहुत ज़रूरी काम कर रही है और एक दिन ज़रूर लौटेंगी। नंदिनी के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। वह तो यह सोच कर आई थी कि आदित्य ने बेटी के मन में उसके लिए नफ़रत भर दी होगी, लेकिन यहाँ तो उस आदमी ने 2 साल तक उसकी गैर मौजूदगी में भी उसे जिंदा रखा था अपनी बेटी के दिल में। तभी स्कूल की वैन का हॉर्न बजा। आदित्य ने कहा, परी आ गई। नंदिनी की सांसें थम गई। दरवाज़ा खुला और स्कूल यूनिफॉर्म में 2 चोटियों वाली परी अंदर दौड़ी। पापा, आज मुझे ड्राइंग में स्टार मिला। और फिर उसकी नज़र सोफे पर बैठी अजनबी औरत पर पड़ी। परी रुक गई। उसने ध्यान से नंदिनी को देखा, फिर दीवार पर लगी तस्वीर को देखा, फिर वापस नंदिनी को। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पहले उलझन आई, फिर पहचान और फिर एक ऐसी झिझक जो किसी भी माँ का कलेजा चीर दे। परी धीरे से अपने पापा के पीछे छिप गई और फुसफुसा कर बोले, पापा, क्या यह वही है, फ़ोटो वाली मम्मी? फ़ोटो वाली मम्मी? दोस्तों, इन 3 शब्दों ने नंदिनी को अंदर तक तोड़ दिया। उसकी बेटी के लिए वह माँ नहीं, फ़ोटो वाली मम्मी बन चुकी थी। एक तस्वीर, एक कहानी, एक ऐसा किरदार जिसे उसने कभी छुआ नहीं था। नंदिनी घुटनों के बल बैठ गई, बाहें फैलाई। बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, असली वाली। परी आगे नहीं बढ़ी। उसने पापा का हाथ और कसकर पकड़ लिया और फिर उसने वह सवाल पूछा जो हर छोड़े गए बच्चे के दिल में कांटे की तरह चुभा होता है, मम्मी, आप गुड नाइट बोलने रोज़ क्यों नहीं आती थी? क्या आपका काम मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी था? कमरे में सन्नाटा छा गया। नंदिनी के पास कोई जवाब नहीं था। दुनिया की कोई डिग्री, कोई नौकरी, कोई तरक्की इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और तब आदित्य ने वह किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने परी को गोद में उठाया और प्यार से कहा, परी बेटा, याद है मैंने बताया था कि मम्मी बहुत ज़रूरी काम पर गई है? बेटा, मम्मी का काम पूरा हो गया और देखो, अपना वादा निभाकर वह लौट आई। अब जाओ, मम्मी को वो वाली झप्पी दो जो तुम मुझे देती हो, सबसे कसकर वाली। नंदिनी अविश्वास से आदित्य को देखती रह गई। यह आदमी जिसे वह अदालत में बेरहम कह आई थी, वह अपनी ही बेटी के दिल में उसके लिए रास्ता बना रहा था। परी धीरे धीरे नंदिनी के पास आई और अगले ही पल नन्ही बाहें उसके गले में थी। नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। 2 साल का सूखा जैसे एक ही पल में बरस गया। उस शाम परी जब आंगन में खेलने चली गई तो नंदिनी ने खुद को संभाला और फिर वही बात दोहराई, आदित्य, मैं जो कहने आई थी वह नहीं बदला है। मैं परी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आदित्य कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उठा और बोला, ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरे साथ आओ। वह नंदिनी को घर के उस कमरे में ले गया जो हमेशा बंद रहता था। दरवाज़ा खुला और नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा नंदिनी और परी की यादों से भरा था। एक दीवार पर तारीखवार तस्वीरें लगी थी, परी के हर जन्मदिन की, हर छोटी उपलब्धि की। मेज़ पर करीने से रखी थी ढेर सारी डायरियाँ और बीच में रखा था वह पुराना फ़ोन। आदित्य ने फ़ोन उठाया और पहला वीडियो चलाया। स्क्रीन पर 4 साल की परी पहली बार बिना सहारे साइकिल चला रही थी और पीछे से आदित्य की आवाज़ आ रही थी, नंदिनी, देखो, तुम्हारी बेटी ने आज पहली बार साइकिल चलाई। वह गिरती है, फिर उठ जाती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह जिद्दी है। तुम जहाँ भी हो, यह पल तुम्हारा भी है। नंदिनी पत्थर की तरह जम गई। आदित्य ने दूसरा वीडियो चलाया। बुखार में तपती परी नींद में बड़बड़ा रही थी, मम्मी, मम्मी, और आदित्य की भर्राई आवाज़, नंदिनी, आज तुम्हारी बेटी को तुम्हारी बहुत याद आई। मैंने उसे तुम्हारी साड़ी ओढ़ा दी है। तुम्हारी खुशबू में वह सो गई। जल्दी आ जाओ। एक के बाद एक वीडियो, 734 वीडियो, 2 साल का एक एक दिन। नंदिनी वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
उसने रूंधे गले से पूछा, तुमने तुमने यह सब क्यों किया आदित्य? मैं तो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मैंने तो तुम्हें अदालत में जलील किया था। आदित्य ने डायरियों में से एक निकाली, उसके सामने रख दी। क्योंकि मैं जानता था कि तुम माँ हो और माँ लौटती ज़रूर है। मैं नहीं चाहता था कि जब तुम लौटो तो तुम्हें लगे कि तुमने अपनी बेटी का बचपन खो दिया। यह सब तुम्हारे लिए था नंदिनी, ताकि तुम एक एक दिन वापस जी सको। और फिर दोस्तों, नंदिनी की नज़र डायरी के बीच रखे एक पुराने कागज़ पर पड़ी। वह अस्पताल की रसीद थी, कानपुर के अस्पताल की, 4 लाख रुपए। तारीख तलाक के ठीक 3 हफ्ते बाद। जमा करने वाले का नाम आदित्य वर्मा। नंदिनी की सांस जैसे रुक गई, उसके हाथ कांपने लगे। उसने टूटती आवाज़ में पूछा, यह पापा का ऑपरेशन, वह शुभचिंतक, वह तुम थे? आदित्य ने नज़रें झुका ली और धीरे से कहा, रिश्ता कागज़ पर टूटा था नंदिनी, दिल में नहीं। वह मेरे भी पिता थे, बस मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें लगे कि मैं एहसान जता रहा हूँ, इसलिए नाम छिपा दिया। और दोस्तों, यही वह पल था जब पति ने जो किया था वह सब सामने आ गया और पत्नी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नंदिनी वही आदित्य के पैरों के पास बैठ गई और बिलख पड़ी। मैं कितनी अंधी थी आदित्य, जिस आदमी को मैं पत्थर समझती रही वह तो भगवान निकला। मैंने तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी बेपरवाही समझ लिया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। आदित्य ने उसे कंधों से पकड़कर उठाया और बस इतना कहा, माफ़ी उनसे मांगी जाती है जिनके दिल में शिकायत हो। मेरे दिल में तो सिर्फ इंतज़ार था। उस रात नंदिनी लखनऊ में ही रुक गई, पास के एक गेस्ट हाउस में। पूरी रात वह सो नहीं पाई। उसके सामने बार बार वही वीडियो, वही रसीद, वही तस्वीरें घूमती रही। और सुबह होते होते उसने एक फ़ैसला किया, अब वह परी को छीनने नहीं आएगी। वह हक कमाएगी जो उसने खो दिया था। अगली सुबह वह आदित्य के घर पहुंची और बोली, आदित्य, मैं मुंबई की नौकरी छोड़ रही हूँ। मैंने लखनऊ में ट्रांसफ़र की बात कर ली है। मैं यहीं इसी शहर में रहूँगी। मैं परी को तुमसे नहीं छीनूंगी। मैं बस हर दिन उसकी ज़िंदगी में थोड़ी सी जगह मांगती हूँ। मुझे मेरी बेटी का भरोसा वापस जीतने दो, चाहे इसमें महीने लगे या साल। आदित्य की आंखों में उस दिन पहली बार नमी दिखी। उसने बस इतना कहा, इस घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए कभी बंद था ही नहीं नंदिनी। और फिर दोस्तों, शुरू हुआ एक नया सफ़र। नंदिनी हर सुबह परी को स्कूल के लिए तैयार करने आती। पहले पहल परी की चोटियाँ वह बनाती तो परी कहती, पापा जैसी नहीं बनी। नंदिनी हंसते हंसते रो देती। जिस काम में वह माँ होकर हार रही थी, उसमें एक पिता उस्ताद बन चुका था। धीरे धीरे परी खुलने लगी। स्कूल की बातें, सहेलियों के किस्से, टीचर की डांट, सब कुछ अब मम्मी से बंटने लगा। रविवार को तीनों साथ हनुमान मंदिर जाते, फिर वही पुरानी हलवाई की दुकान से जलेबी खाते। मोहल्ले वाले देखते और मुस्कुराते। लेकिन दोस्तों, किस्मत को अभी एक आखिरी इम्तिहान लेना बाकी था। सर्दियों की एक शाम आदित्य ऑफिस में काम करते करते अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अस्पताल में जांच हुई तो पता चला 2 साल की अकेली भागदौड़, अधूरी नींद, वक्त बेवक्त का खाना और भीतर ही भीतर घुटता तनाव उसके दिल पर भारी पड़ चुका था। डॉक्टरों ने कहा, इनकी हालत नाजुक है, इन्हें आराम चाहिए, देखभाल चाहिए और सबसे ज़्यादा इन्हें अपनों का साथ चाहिए। यह आदमी अंदर से बहुत थक चुका है। नंदिनी अस्पताल के गलियारे में खड़ी यह सुन रही थी और उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। जिस आदमी ने 2 साल तक सबका बोझ अकेले उठाया, उसका अपना दिल थक चुका था और किसी को खबर तक नहीं हुई। उस रात नंदिनी अस्पताल में आदित्य के बिस्तर के पास बैठी रही। आधी रात को आदित्य की आंख खुली तो उसने धुंधली नज़रों से नंदिनी को देखा और घबराकर पहला सवाल यही पूछा, परी ने खाना खाया? उसका टिफ़िन, कल बुधवार है, उसे मीठा। नंदिनी का सब्र टूट गया। उसने आदित्य का हाथ अपने दोनों हाथों में भींच लिया और रोते हुए कहा, बस आदित्य, बहुत उठा लिया तुमने अकेले। अब यह घर, यह बेटी, यह जिम्मेदारी और यह थका हुआ दिल सब मेरा भी है। अब मैं कहीं नहीं जा रही। सुन रहे हो,
कहीं नहीं। धीरे धीरे आदित्य ठीक होने लगा। नंदिनी ने दफ्तर से छुट्टी ली और दिन रात उसकी सेवा की। दवा के वक्त दवा, खाने के वक्त खाना और हर शाम परी की स्कूल की कहानियाँ। तीनों अस्पताल के उस कमरे में एक बार फिर परिवार बनने लगा। घर लौटने के बाद कई महीने और बीते और फिर आई परी की स्कूल की सालाना प्रतियोगिता, जिसमें बच्चों को मेरा परिवार विषय पर बोलना था। परी स्टेज पर चढ़ी और उसने जो कहा उसने पूरे हॉल को रुला दिया। उसने कहा, मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि इंतज़ार करना भी प्यार होता है और मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया कि लौट आना सबसे बड़ी हिम्मत होती है। मेरा परिवार एक बार टूटा था, लेकिन टूटी हुई चीज़ जब जुड़ती है तो जोड़ वाली जगह सबसे मजबूत होती है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आदित्य और नंदिनी ने एक दूसरे को देखा और दोनों की आंखों में एक ही सवाल था, जिसका जवाब बरसों पहले खो गया था। उस रात घर की छत पर, उसी जगह जहां कभी दोनों घंटों बातें करते थे, आदित्य ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उसमें वही अंगूठी थी जो नंदिनी जाते वक्त मेज पर छोड़ गई थी। आदित्य ने कहा, यह अंगूठी 2 साल से मेरी जेब में रहती थी, हर रोज़, ऑफिस में, अस्पताल में, हर जगह, क्योंकि मुझे यकीन था कि इसे पहनने वाला हाथ एक दिन लौटेगा। नंदिनी, क्या तुम एक बार फिर इस अधूरे घर को पूरा करोगी? नंदिनी के पास शब्द नहीं थे, सिर्फ आंसू थे और एक कांपता हुआ हाथ जो आगे बढ़ गया। तभी पीछे से परी दौड़ती हुई आई, दोनों के बीच घुस गई और दोनों के हाथ अपने नन्हे हाथों से जोड़ते हुए बोली, पहले प्रॉमिस करो अब कभी फ़ोटो वाली मम्मी नहीं बनोगी। और तीनों रोते रोते हंस पड़े। कुछ हफ्तों बाद उसी हनुमान मंदिर में सादगी से दोनों ने फिर से 7 फेरे लिए। न बैंड था, न बारात, बस माँ का आशीर्वाद, कुछ अपने लोग और फूलों की टोकरी थामे आगे आगे चलती परी, जिसकी खुशी उस दिन आसमान से भी ऊंची थी। मोहल्ले के लोग कहते रह गए, ऐसा भी होता है क्या? और आदित्य मुस्कुराकर जवाब देता, होता है। जब प्यार शर्तों से नहीं, समर्पण से किया जाए तो टूटे रिश्ते भी सांस लेने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रिश्ते अहंकार से नहीं, समझदारी से चलते हैं। चुप्पी को बेपरवाही मत समझिए और गुस्से में लिए गए फैसले पूरी ज़िंदगी के आंसू बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, माफ़ करना कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई रिश्ता किसी गलतफहमी की वजह से टूटा है तो एक बार, सिर्फ एक बार दिल से बात ज़रूर कीजिएगा। क्या पता कोई आपके लौटने का इंतज़ार 734 दिनों से कर रहा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आदित्य की जगह आप होते तो क्या करते। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।